Hello dear students, I am Assistant Professor Ritanshu from PG Department of Commerce and Business Management, Arya College Ludhiana. Today we will discuss about the topic primary market. Now, what is primary market? इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब भी हमें किसी चीज़ की नीड होती है तो सबसे पहले हम उस चीज़ को अगर बाय करना चाहते हैं तो हम जाते हैं मार्केट की तरफ। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट होती है मार्केट की तो हम मार्केट की तरफ मूव ऑन करते हैं सो दैट हम उस चीज़ को मार्केट से बाय करके लेके आ सकें। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो जब अपनी स्टडी को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसे प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ता है सो दैट वो स्टडी के बेसिक्स को समझ सके। ठीक है, उसके बाद फिर वो सेकेंडरी स्कूल में जाता है, देन आफ्टर हायर सेकेंडरी स्कूल में जाता है। सिमिलरली जब एक बिजनेसमैन एक बिज़नेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो भी सिमिलर वे में मार्केट की तरफ मूव करता है। तो उसके पास दो मार्केट्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, देयर आर टू मार्केट्स, वन इज़ मनी मार्केट एंड सेकंड इज़ कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो अगर बिजनेसमैन को शॉर्ट टर्म मनी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए, तो वो मनी मार्केट की तरफ मूव ऑन करता है। अगर उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट की तरफ मूव ऑन करता है। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल मार्केट में अगेन देयर आर टू टाइप्स, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट एंड देन सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है कि वो मार्केट, प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी मार्केट इज़ दैट मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज, दैट इज़ शेयर, बॉन्ड्स दैट हैव नेवर बीन प्रीवियसली इशूड आर ऑफर्ड। ठीक है, ऐसी मार्केट जहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है न्यूली सिक्योरिटीज़ बेसिकली, यानी कि फ़र्स्ट टाइम हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जितनी भी सिक्योरिटीज़ है, जब हम फर्स्ट टाइम उसे मार्केट में इशू करते हैं, दैट मार्केट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। ठीक है, both the new companies and the existing ones can raise capital on the new issue market। ठीक है, चाहे वो न्यू कंपनी है चाहे वो पुरानी कंपनी है, तो बेसिकली जब भी वो, चाहे एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जब भी वो कोई न्यू सिक्योरिटीज़ पहली बार मार्केट में इशू कर रही हैं तो सबसे पहले वो कौन सी मार्केट में इशू होते हैं? प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, इट इज़ रिलेटेड विद न्यू इशूज। ठीक है, तो ये न्यू सिक्योरिटीज़ के साथ रिलेट करती है, यानी कि वो मार्केट जहाँ पर हम न्यूली सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं। इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्लेस, इट हैज़ वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोट कैपिटल। प्राइमरी मार्केट में हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है कैपिटल को रेज कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं? दैट इज़ पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड एंड राइट इशू मेथड, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम जो है कंपनी फर्स्ट टाइम जो है सिक्योरिटीज़ पब्लिक को ऑफ़र करती है, उसे हम बेसिकली बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। जैसे कि हमने एग्जांपल में बात की कि अगर एक स्टूडेंट स्टडी स्टार्ट करता है तो उसे पहले प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ता है, आफ्टर दैट फिर वो सेकेंडरी स्कूल में जाता है। सिमिलरली जब हम एक सिक्योरिटीज़ को इशू करती है कंपनी, तो सबसे पहले उसे प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है। उसके बाद जब वो सेकेंड टाइम जब दोबारा इशू की जाती है, उनकी बाइंग या सेलिंग की जाती है, तब वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी मार्केट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करती है। चैनलाइजिंग सेविंग्स फॉर प्रोडक्टिव यूज़। ठीक है, सोर्स ऑफ लार्ज सप्लाई ऑफ फंड। ये जो है बेसिकली हमने जैसे बात की कि कैपिटल मार्केट बेसिकली उसके आगे दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सो कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज को, लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल कराने में हेल्प करती है। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी मार्केट ऑल्सो हेल्प्स इन रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट बचे हमारे पास बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। हमारे पास दो तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक होती हैं ओनरशिप सिक्योरिटीज़, दूसरी होती हैं क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़। ओनरशिप सिक्योरिटीज़ में आगे दो तरह की सिक्योरिटी आती है, ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर्स। सेकेंड इज़ प्रेफरेंस शेयर एंड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ में हमारे पास आता है डिबेंचर्स।
Now what is ownership securities? Ownership security बचे, the term ownership securities also known as capital stock represent shares. Ownership securities मतलब बेसिकली वो सिक्योरिटीज़ अगर आप उनको बाय करते हो तो आप कंपनी के ओनर्स बन जाते हो. दैट्स वाई इट इज़ कोल्ड एज कैपिटल स्टॉक. ओनरशिप सिक्योरिटीज़ होती क्या है? ये बेसिकली शेयर्स क्या होते हैं? तो जब कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी का जो ओनर है वो सफिशेंट नहीं होता कि वो सारी के सारी कैपिटल जो है खुद से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, फिर वो क्या करता है कि उस कैपिटल को, पैसे को पब्लिक से रेस करता है. इसलिए जितनी कैपिटल जो है कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होती है वो उस कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, उस पर्टिकुलर एक स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स. ठीक है, और उस शेयर के बदले में उस पर्टिकुलर पर्सन को, जो भी पर्सन उस शेयर्स को बाय करके हमारी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम बोलते हैं शेयर होल्डर, और उसके बदले में उसको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. ठीक है, सो कहती है एवरी कंपनी एक्सेप्ट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैज़ ए स्टैट्यूटरी राइट टू इशू शेयर. कोई भी कंपनी जो है उसके पास स्टैट्यूटरी राइट है कि वो शेयर्स को इशू कर सकती है. द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स नोन एज शेयर्स. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जब हमारी कंपनी की कैपिटल होती है उसको हम जब नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उस पर्टिकुलर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स. आगे काइंड्स ऑफ ओनरशिप सिक्योरिटीज़, दो तरह के हमारे पास शेयर्स हो सकते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. नाउ व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? Equity shares are also known as ordinary shares. The holders of equity shares are the owners of the company. तो बेसिकली जो इक्विटी शेयर्स बाय करते हैं वो बेसिकली कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी, और कंपनी की वर्किंग के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट. द मेन बेनिफिट ऑफ बाइंग इक्विटी शेयर. ठीक है, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है दैट मीन्स कि कंपनी का पूरा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में होता है. सेकंड मेन थिंग दैट इज़ कि आपके पास वोटिंग राइट है. कुछ भी डिसीज़न लेना है तो आप उसमें वोट करोगे. ठीक है, आगे ये एक एग्जांपल शो की गई है आपको, शेयर सर्टिफिकेट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की. क्लियर? तो बच्चे जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप शेयर्स बाय करते हो तो उसके बदले में आपको, जैसे हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसके लिए हमें एक बिल मिलता है ना उस चीज़ का. सिमिलर वे में जैसे हम अगर कोई शेयर्स बाय करें तो उसके लिए हमें एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. देखो यहाँ पर आपको शो किया गया है कि इसमें आपको फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर. ठीक है, इसमें प्रॉपर हर एक चीज़ मेंशन की जाती है कि नेम ऑफ द होल्डर सुरेंद्र सिंह वर्मा, कि किस पर्टिकुलर बंदे ने उस शेयर को बाय किया है. फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, कि उस पर्टिकुलर शेयर की फेस वैल्यू क्या है और आपने कितने पैसे उसके ऊपर पे किए. ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंशनड है. इक्विटी शेयर ईच ऑफ ₹10 एंड अमाउंट पेड पर शेयर ₹10. आफ्टर दैट नंबर ऑफ शेयर्स, कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय किए हैं, दैट इज़ 5 ओनली. ठीक है, तो एक ये शेयर सर्टिफिकेट है आपको शो किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का. नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स. नाउ एडवांटेजेस, नो ऑब्लिगेशन ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड. तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड, जो उसके ऊपर हमें रिटर्न देते हैं, रिटर्न प्रोवाइड करते हैं शेयर होल्डर को, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड. बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है फिक्स्ड डिविडेंड की, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न होता है वो डायरेक्टली प्रॉफिट के साथ लिंक होता है. इन केस कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, अदरवाइज इन केस प्रॉफिट्स नहीं है तो डिविडेंड नहीं पे करती. सो नो ऑब्लिगेशन ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड, सो इट इज़ एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर. नो चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी. एसेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल है. इसे कंपनी को एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी सिर्फ पे करना है. देन नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स कैरी वोटिंग राइट. ठीक है, तो शेयर होल्डर के पास एक एडवांटेजेस इसकी ये है कि उनको वोटिंग राइट मिल जाता है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर. फर्स्ट इज डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. सेकेंड इज ऑब्स्टेकल्स इन मैनेजमेंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है, थर्ड इज हायर डिविडेंड्स हैव टू बी पेड ड्यूरिंग हाई प्रॉफिट्स.
ये मेन एडवांटेजेस डिसएडवांटेज को हम समझ लेते हैं। दैट इज़ हायर डिविडेंड्स हैव टू बी पेड ड्यूरिंग हाई प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिटर्न है, बेसिकली जो डिविडेंड्स है, वो कंपनी के प्रॉफिट के साथ लिंक्ड होते हैं। तो इन केस अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन केस प्रॉफिट्स नहीं है तो कंपनी उनको डिविडेंड नहीं पे करती। बट इन केस अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो कंपनी को उनको डिविडेंड भी ज़्यादा देना पड़ेगा। सो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। हायर डिविडेंड्स हैव टू बी पेड ड्यूरिंग हाई प्रॉफिट्स। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर होल्डर से कुछ जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस इन द सेंस ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। बट द डिसएडवांटेजेस कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होता। नाउ अगेन प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो देयर आर 6 टाइप बेसिकली: क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, participating preference shares, non-participating preference shares, convertible preference shares, and non-convertible preference shares. Now, we will discuss types of preference shares. Now, first one is cumulative preference shares. Cumulative preference shares वो preference shares होते हैं बेसिकली जिनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो आने वाले नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो है वो ऐड ऑन होता जाता है। बेसिकली सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यानी कि इन केस अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी के पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है एज ए डिविडेंड पे करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर ईयर का जो डिविडेंड है वो आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में कंपनी को पे करना पड़ता है। तो ऐसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो कि इन केस ऑफ 2020 अगर कंपनी के पास प्रॉफिट 10,000 है और कंपनी को 5,000 डिविडेंड पे करने थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। उसके बाद 2021 में कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है। तो इन 2022 कंपनी को जो है 5,000 रुपीज़ जो 2022 का डिविडेंड बनता है वो तो पे करना ही पड़ेगा, बट इन 2021 में जो कंपनी को डिविडेंड पे करना था वो भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन 2022 में कंपनी को 10,000 का डिविडेंड टोटल पे करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जिनका जो डिविडेंड है, जो इनके अरियर्स ऑफ डिविडेंड जो है वो आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में क्यूमुलेट होते रहते हैं, उन पर्टिकुलर शेयर होल्डर को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनका जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड है वो आगे आने वाले कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जो है वो क्यूमुलेट नहीं होता। यानी कि इन केस इन बिटवीन अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर कंपनी के पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है या कंपनी को लॉस हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड जो है वो उन शेयर होल्डर को नहीं दिया जाएगा और ना ही वो डिविडेंड जो है आगे आने वाले साल में दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनका डिविडेंड, अरियर्स ऑफ डिविडेंड आने वाले सालों में क्यूमुलेट होता रहता है, उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जिनका डिविडेंड आने वाले नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स में ऐड ऑन नहीं होता, ठीक है, उसे बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि अगर कंपनी के पास कोई सरप्लस प्रॉफिट्स अवेलेबल है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि सरप्लस प्रॉफिट में से अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उन शेयर होल्डर को हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन शेयर स्टेक होल्डर डजेंट हैव एनी राइट ऑफ द सेकेंड डिविडेंड और शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इन केस अगर कंपनी को कोई सरप्लस प्रॉफिट होता है तो अगर आपके पास शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसे हम बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जिनके पास सरप्लस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट लेने का राइट होता है, पार्टिसिपेट करने का राइट होता है सरप्लस प्रॉफिट में, दैट शेयर होल्डर आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
एडवांटेजेस क्या है, नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स डिविडेंड, यहाँ पर भी सिमिलर वे में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है फिक्स डिविडेंड पे करने की। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल, सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करता है। डो नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, सो नो डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल, सो देयर इज बेसिकली नो डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सुपीरियर सिक्योरिटी ओवर इक्विटी शेयर, ठीक है। सुपीरियर सिक्योरिटी ओवर इक्विटी शेयर का मतलब है कि इनको इक्विटी शेयर्स से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए सुपीरियर सिक्योरिटी थोड़ी मिल जाती है इक्विटी शेयर से। देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिविडेंड इज़ नॉट टैक्स डिडक्टेबल। तो ये बेसिकली एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि जब हम आगे डिस्कस करते हैं डिबेंचर्स को, तो उसमें हम जो रिटर्न पे करते हैं उसका बेनिफिट हमें टैक्स के ऊपर मिल जाता है, बट डिविडेंड का बेनिफिट हमें टैक्स डिडक्शन में नहीं मिलता, इसलिए दैट इज़ एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो दिस इज़ ए डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देन नेक्स्ट इज़ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स की फ्लक्चुएटिंग, मार्केट प्राइस जो है वो रेगुलरली फ्लक्चुएट होता रहता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज़ जनरली लो, ठीक है, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है इसलिए जनरली बेसिकली लो होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी को जैसे कि ओनरशिप सिक्योरिटी को हम बेसिकली कैपिटल स्टॉक बोलते हैं, सिमिलरली क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डेट कैपिटल, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर कंपनी क्या है कि कंपनी अपनी ज़्यादा कैपिटल जो है वो एज ए कैपिटल रेज नहीं करना चाहती, तो कंपनी क्या करती है कि मार्केट से एज ए लोन एज ए बोरो कर लेती है, पैसा बोरो कर लेती है पब्लिक से, जिसे हम बोलते हैं डेट कैपिटल। तो उसमें कंपनी उनको शेयर होल्डर्स को ओनर बनाने के बजाय, कंपनी के ओनर्स क्रिएट करने के बजाय एज ए क्रेडिटर जो है अपनी कंपनी में ज्वाइन कराती है, जिनसे वो पैसा उधार पर ले लेती है, बोरो कर लेती है। इसलिए क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी को जो है कंपनी हम क्या बोलते हैं, डेट कैपिटल, विच रिप्रेजेंट्स डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसके बदले में भी कंपनी जो है उनको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस प्लेस इन द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी, इनका भी फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी में सिग्निफिकेंट प्लेस है। इट इज़ ए सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी एक्नॉलिंग डेट, ये भी इसके बदले में भी आपको एक जैसे शेयर्स के बदले में आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, सिमिलर वे में आपको डिबेंचर्स के बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इट रिड्यूसेस द कैपिटल, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंपनी अपनी कैपिटल को रेज नहीं करना चाहती तो फिर कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा बोरो कर लेती है, इसलिए ये कैपिटल को जो है वो रिड्यूस कर देता है। नाउ व्हाट इज़ डिबेंचर्स। डिबेंचर जैसे मैंने बात की कि कंपनी क्या करती है कि कैपिटल को बढ़ाने के बजाय पब्लिक से पैसा बोरो कर लेती है। सो बेसिकली डिबेंचर इज़ ऑल्सो नोन एज लोन ऑफ द कंपनी, ये बेसिकली कंपनी के लिए लोन क्रिएट करता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको ऊपर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। जैसे हम शेयर्स के ऊपर रिटर्न देते हैं उसे हम नाम देते हैं डिविडेंड, सिमिलरली डिबेंचर्स के ऊपर जो रिटर्न पे की जाती है उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। बट शेयर्स के ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता जनरली, बट डिबेंचर्स के ऊपर जो भी रिटर्न है आपको इंटरेस्ट पे करना है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, डिबेंचर जो होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लिए बेसिकली क्रेडिटर्स होते हैं। लेस रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल, लेस रिस्की है। नेक्स्ट डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन कंपनी, तो ये आपको एक डिबेंचर सर्टिफिकेट शो किया गया है जो कि इंडियन कंपनी का है। दैट इज़ इसमें भी हर शेयर्स की तरह, शेयर सर्टिफिकेट की तरह हर एक चीज़ मेंशन की जाती है। नेम ऑफ द होल्डर, कि होल्डर कौन है, जैसे सरस्वती दत्ता। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, कि उस डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1000। टोटल फेस वैल्यू, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 100 डिबेंचर्स हैं, 1000 ईच वैल्यू, तो टोटल वैल्यू इज़ 1 लाख। एंड रिडम्पशन डेट एंड रिडीमेबल वैल्यू, रिडम्पशन डेट एंड रिडीमेबल वैल्यू का मतलब ये है, रिडम्पशन डेट बेसिकली कि आपको, क्योंकि ये हमारा लोन है, हमने पैसा पब्लिक से बोरो किया है, इसलिए कभी ना कभी उसे हमें वापस करना पड़ता है। तो जिस डेट को हमने वो पैसा जो पब्लिक से बोरो किया, जब हम उसे वापस करते हैं, जब हमें उसे वापस करना है, उस पर्टिकुलर डेट को हम बोलते हैं रिडम्पशन डेट। एंड रिडीमेबल वैल्यू का मतलब ये है कि हमने सपोज मान लो 1 लाख रुपीज़ बाय किए और यहाँ पे वो 1,03,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं,
दैट इज़ मतलब उस टाइम हमने कितना पैसा उनको वापस करना है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल वैल्यू। यानी कि रिडम्पशन के टाइम पे हमें कितने पैसे वापस करने हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं रिडीमेबल वैल्यू। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के ऊपर हैं, जैसे बेस्ड ऑन रिडम्पशन, रिडीमेबल डिबेंचर एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स, based on conversion, convertible and non-convertible, based on security, secured and unsecured, and based on registration, registered and unregistered. Now based on redemption, redeemable debentures. रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स बेसिकली जो एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम उसे इशू करते हैं तो उसके एक फिक्स पीरियड इशू कर डेट इशू कर दी जाती है कि इस पर्टिकुलर डेट को आपको ये पैसे वापस किए जाएंगे, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर डिबेंचर को हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, जो एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको हमें, इनके लिए एक पर्टिकुलर कोई फिक्स पीरियड नहीं प्लान किया जाता कि आपको इस डेट को जो है पेमेंट की जाएगी, ठीक है। ये डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी के टाइम पे रिडीम किए जाते हैं, यानी कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है उस टाइम इनकी पेमेंट जो है वापस की जाती है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कन्वर्जन। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जब वो डिबेंचर्स आपको इशू किए जाते हैं उसी टाइम पे जब है आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी कन्वर्जन की, उस टाइम पे इसको डिफाइन किया जाता है। दैट इज़ नेक्स्ट इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको हम कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, सिक्योर डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर डिबेंचर्स। देखो, जब भी हम किसी से कोई लोन लेते हैं, ठीक है, तो हमें उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो सिमिलर वे में जब आप कंपनी डिबेंचर होल्डर, कुछ ऐसे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी को किसी सिक्योरिटी के बेस पे जो है अपना पैसा देते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी उनको कोई अपनी कंपनी की एसेट एज ए मॉर्टगेज पे दे देती है कि इन केस कंपनी अगर उसको नहीं पे कर पाती आपके लोन को, तो आप उस सिक्योरिटी को, उस एसेट को सेल करके अपने पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, ये इन डिबेंचर होल्डर को बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। बेसिकली सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन द कंपनी एसेट, ठीक है, कि उनका एसेट के ऊपर they give the holders a right to recover principal amount along with any unpaid debenture interest out of the assets mortgaged by the company. बेसिकली जो कंपनी ने एसेट उनको एज ए मॉर्टगेज दी है, एज ए सिक्योरिटी दी है, उनको वो सेल करके अपनी डिबेंचर्स की प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अगर उनका कोई अनपेड डिबेंचर इंटरेस्ट है तो वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको कोई सिक्योरिटी इन रिटर्न में नहीं दी जाती, ठीक है। तो उस तरह के डिबेंचर होल्डर को वो हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ये बेसिकली हम कुछ लोग इसलिए दे देते हैं क्योंकि उन फर्म्स की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है, ठीक है। अगर अभी हमें कोई बोल दे कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा आपको एज ए डिबेंचर, एज ए लोन देना पड़ेगा, तो हम बहुत जल्दी जो है रेडी हो जाएंगे उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें पैसा एज ए बोरिंग मनी, एज ए लोन देने के लिए भी, क्योंकि हमें पता है कि रिलायंस बहुत अच्छी फर्म है और एक प्रॉफिटेबल फर्म है, इसलिए अच्छा काम कर रही है। इसलिए हम विदाउट सिक्योरिटी भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की रिप्यूटेड फर्म्स में जो है विदाउट एनी सिक्योरिटी जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी देयर आर टू टाइप्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। नाउ नेक्स्ट इज आई विल शो यू सम बेस्ट आईपीओज इन इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट इज कोल इंडिया आईपीओ, टॉप एंट्री इन लार्जेस्ट आईपीओज इन इंडिया, इंडियन करेंसी 15,200 करोड़, ठीक है। ये बेसिकली इशू किए गए थे 18 to 21 अक्टूबर 2010 में। इनका इशू साइज जो है दैट इज 631,636,440 शेयर्स।
प्राइस जो था, इनिशियल प्राइस जो था बेसिकली 225, बेसिकली जो फ्लोर प्राइस था वो 225 था, और जो कैप प्राइस है दैट इज़ 245 पर शेयर। डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनके लिए 5% डिस्काउंट पे। लिस्टिंग डेट दैट इज़ 4 नवंबर 2010। लिस्टिंग प्राइस ऑन NSE दैट इज़ इंडियन करेंसी ₹291 पर शेयर। ठीक है, इसका जो प्राइस, जब इसको इशू किया गया, इसका जो प्राइस था दैट इज़ 225 टू 245 के बिटवीन में था, बट इसका प्राइस जो लिस्टिंग प्राइस था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर दैट इज़ 291, विच इज़ अप 25% फॉर रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, कितना अप हुआ था? 25% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और क्लोजिंग प्राइस ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ 342.50 पर शेयर, which is up 40.17% for retail investor, बेसिकली 47.17% प्राइस जो है वो अप किया था। तो ये जो लार्जेस्ट IPO था इंडिया का दैट इज़ 15,200 करोड़ का कोल इंडिया IPO की तरफ से। सिमिलर वे में उसके बाद फिर आया रिलायंस पावर IPO, मोस्ट रिमेंबर्ड अमंग लार्जेस्ट IPOs इन इंडिया दैट इज़ 11,700 करोड़। सिमिलरली इसका इशू डेट जो है 15 to 8 जनवरी 2008। ठीक है, उसके बाद इशू साइज था 260,000,000 शेयर्स, प्राइस 405 to 450 पर शेयर। लिस्टिंग डेट दैट इज़ 11 फरवरी 2008, और इसके प्राइस में जो इंक्रीज़ आया था दैट इज़ 17.77% फ्रॉम IPO प्राइस, एंड 372.3 पर शेयर जो क्लोजिंग प्राइस था दैट इज़ डाउन 17.27% फ्रॉम IPO प्राइस। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन IPO। ठीक है, 11,256.83 करोड़। देन नेक्स्ट आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन IPO दैट इज़ 10,534 करोड़। नेक्स्ट है न्यू इंडिया एश्योरेंस IPO दैट इज़ 9,585.82 करोड़। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आप जितना हमने अभी तक डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ आया, एंड थैंक यू वेरी मच।